नमस्कार, होमित टीवी भारत में आपके स्वागत है। मुंबई से सामने आई है एक भावुक और अहम खबर की। मुंबई में भारतीय नाविक कैप्टन विजय कुमार ने ईरान में फंसे अपने दर्दनाक अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि यूएस इजराइल बनाम ईरान संघर्ष के दौरान हालत बेहद खराब हो गए थे और शुरुआत में उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। कैप्टन विजय कुमार ने कहा कि उन्होंने भारतीय दूतावास से संपर्क किया और बताया कि वे 5 लोग वहां फंसे हुए हैं। उनके पास पैसे भी नहीं थे और हालत इतने ख़राब हो गए थे कि कई दिन उन्हें बिना खाना खाए रहना पड़ा। उन्होंने बताया कि सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए उन्हें करीब 1800 किलोमीटर का लंबा सफ़र टैक्सी से तय करना पड़ा, जिसके लिए $3000 तक मांगे गए। आखिरकार भारत सरकार की मदद से वे सुरक्षित वापस लौट सके। उन्होंने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा है कि मुश्किल समय में उन्हें पूरा समर्थन मिला। विजय कुमार जी, क्या कहेंगे? हमने पूरी जर्नी सुनी है, थोड़ा सा जर्नी के आपके बारे में बताइए। कैसे आप ईरान में कहाँ पर फंसे थे और कैसे आप भारत रिटर्न आए? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल द मीडिया हाउसेस इंक्लूडिंग ANI कि आप लोगों ने इस मैटर को हाईलाइट किया और ये मैटर्स अपने एक डेस्टिनेशन तक पहुंच पाया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने भी इसको संज्ञान में लिया और माननीय मोदी जी और जयशंकर साहब उन लोगों ने इस मैटर को आगे तक पहुंचा और उनका सबका जो जितनी भी अथॉरिटी इन्वॉल्व थी इंक्लूडिंग मीडिया, उन्हीं की वजह से हम लोग आज आपके सामने खड़े हैं सेफली। रही बात वहाँ पे रहने की, जो 80 दिन थे वो एक पेनफुल, जिसको कहते हैं कि हमें यही नहीं पता था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और जब वो डिटेंशन ख़त्म भी हुआ तो वैसे टाइम पे हुआ कि हमें टाइम मिला ही नहीं निकलने का। उसके बाद वार स्टार्ट हो गया, जैसे आपको शाम तक हम लोग को रिलीज ऑर्डर आता है। नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं कि शिप को कैसे लेके जाना है, बिकॉज शिप के जो इक्विपमेंट थे वो सारे ख़राब कर दिए गए थे। हमारे पास GPS नहीं था, चार्ट नहीं था, रेडार काम नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो शिप को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। बिना उनके अगर चला भी लो तो वो भी क्राइम है। बात वही है कि बिना ब्रेक के गाड़ी या फिर बिना हेडलाइट ऑन किया आप रात को गाड़ी ड्राइव कर, तो ये सब चीज़ें हुई। फिर वार स्टार्ट हो गया। वार में तो कुछ समझ में नहीं आया तो शुरू में तो कि ये क्या हो रहा है। फिर अटैक होते गए, कुछ देर के बाद समझ में आया भाई ऊपर से कुछ गिर रहा है। VHF पे जो चल रहा है, VHF आप जानते हो, यहाँ पर देखिए। तो आवाज़ सुनी कि US ने अटैक कर दिया है, कोई बोल रहा है इजराइल ने अटैक कर दिया। तब समझ में आया तो एक मतलब अटैक हुआ है इस कंट्री पे। अब वहाँ से निकलें कैसे, तो यही समझ में नहीं आता। तो उसके बाद में किसको कांटेक्ट करें। फाइनली मैंने एम्बेसडर साहब को, इंडियन एम्बेसी इन तेहरान, उनको कांटेक्ट किया। हमने पूछा कि सर हम लोग हैं, 5 लोग हैं, हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारे शिप में बहुत सारी प्रॉब्लम है। हमारे अगर यहाँ पे आग भी लग जाए तो आग बुझाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो टोटली अनडिफेंडेबल है। क्या हमें कोई सेफ हाउस मिल सकता है? उन्होंने बोला देयर इज नो सेफ हाउस अवेलेबल। हाँ, इतना कर सकते हैं कि आपको वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सकता है। मैं बोला सर तो वही कर दीजिए आप। इनफैक्ट पहले तो समझ में भी नहीं आया कि हम लैंड पे सेफ होंगे, बिकॉज हम देख रहे हैं लैंड पे भी गिर रही हैं मिसाइलें। तो वी टुक लिटिल टाइम फॉर दिस कि यहाँ सेफ है कि वहाँ सेफ है। लेकिन जब सेकंड डे उन लोगों ने इतना अटैक कर दिया कि जैसे वो पर्ल हार्बर मूवी है, बिल्कुल वैसा, ये शिप पे भी गिर रहा है, ये शिप पे भी गिर रहा है, लग रहा है कि अभी हमारा नंबर भी आ जाएगा। तो तब डरने लगेगा कि सर अब तो निकालो यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि वी हैव टू डू सम फॉर्मेलिटीज विद द इरानियन अथॉरिटीज, और हम देखते हैं। फिर उनको बोट भी नहीं मिल रही थी इनफैक्ट। देन वन बोट गाय केम, उसको असिस्ट किया गया हमसे। उस बोट वाले ने भी, इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा, इंसानियत के बहाने उसने ही डिड नॉट चार्ज एनीथिंग। उसने बोला आप लोगों की मैं जान बचा रहा हूँ, उसके लिए मैं पैसा नहीं लूंगा। कोई भला आदमी था। उसने हमें वहाँ पे गए, फिर हम लोगों ने सब डॉक्यूमेंट दिखाया, हम लोग को होटल में डाल दिया गया। फिर वहाँ पे होटल में भी चालू हो गया वही चीज़। एक साइड नेवी बेस है, दूसरी साइड एयरफोर्स का स्टेशन है, तो वहाँ पे भी कंटिन्यू बॉम्बिंग हो रही है और बिल्डिंग पूरी हिल जाती है। ये आपने यहाँ पे देखा होगा, पटाखा जो फटता है वो कुछ भी साउंड नहीं है, इट्स नथिंग। जो मिसाइल की जो साउंड है ना, इट इज़ टोटली डिफरेंट। सब कुछ आपकी खिड़की पे भी शॉकिंग वेव्स आती हैं, तो वो सब झेला है।
ये एंड में यही समझ में आता था कि भाई वो तो जो केस चल ही रहा था उससे तो निपट लेते, एटलीस्ट उसमें मरने वाला तो कोई चांस था नहीं, लेकिन यहाँ पे कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे चांस मिलना नहीं है। अच्छा, फिर किस तरह आप सड़क के रास्ते, जैसा कि आप जिक्र किया आपने, कैसे सड़क का वो रास्ता पूरा हो पाया, क्या फेसेस आया उसमें? एक्चुअली हमारे पास कोई पैसा नहीं था ट्रैवल को करने के लिए, और वो कहते हैं ना कि जब मजबूरी होती है तो सब लोग फायदा उठाने आ जाते हैं। हमें कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। एक आदमी मिला, जो भी हमें उन्होंने टोटल जो चार्जेस बताए दैट वाज अराउंड $3,000, और हमारे पास पैसे नहीं थे, बिकॉज जैसा मैंने वो पहले ही बताया कि हमारे सारे जो पर्सनल इफेक्ट भी थे, उसमें पर्स भी आ गए, डॉक्यूमेंट भी आ गए, सब वो लोग लेके चले गए थे, कभी उन्होंने रिटर्न किए ही नहीं। लैपटॉप, फोन, कुछ नहीं था। अब ये पैसा अरेंज कहाँ से करें? तो वन ऑफ द बांग्लादेशी गाइज वहीं पे था, जो हमारे चीफ इंजीनियर थे, उनके कोई जानने वाले थे, कुछ पैसे उन्होंने दिए, कुछ पैसे एम्बेसी के थ्रू हम लोगों ने मंगवाए। एम्बेसी को फ़ोन किया कि हमारे फैमिलीज़ ने यहाँ से डाले, और फिर वो पैसा वहाँ पे पहुँचा, तब उसका अरेंजमेंट हो पाया। उन्होंने फिर एक टैक्सी भेजी, हमने वो पेमेंट उनको किया, उन्होंने फिर वो दैट ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर तो हम लोगों ने वन गो में क्लियर किया। 2 ड्राइवर थे और रात दिन हम चले। हाँ, बस ये किस्मत अच्छी रही कि जो बीच में एक जगह आई थी, तबीज या कुछ नाम था उस जगह का, जहाँ पे हमें बॉम्बिंग होते हुए मिली, और थैंक गॉड हमारे ऊपर कुछ वहाँ पे गिरा नहीं। बट एक ही चीज़ था सबसे, कि ये चीज़ हम डेली झेल रहे थे, तो ड्राइवर को हमने बोला था आंख बंद करो, बस चलते रहो, अगर हमारा लक हुआ तो हमारे ऊपर नहीं गिरेगी। और फिर वहाँ से 2 दिन के बाद हमारा फिर वहाँ जाके जोल्फा में रोक दिया जाता है, बिकॉज हमारा क्लियरेंस नहीं था आर्मेनिया के लिए। आर्मेनिया के लिए फिर क्लियरेंस आता है 2 दिन के बाद, फिर वहाँ से चलते हैं हम लोग बॉर्डर के लिए, फिर बॉर्डर हम क्रॉस करते हैं पैदल। इधर से चलना था, उधर चलना था, और वो रात को 11 बजे हम लोग क्रॉस करके उधर चले जाते हैं। फिर वहाँ पे एक मिनी बस मिलती है, वो हमें येरेवान लेके जाते हैं, जो वहाँ की कैपिटल है। फिर वहाँ पे एक दिन रुकते हैं, फिर नेसेसरी अरेंजमेंट जो डीजी शिपिंग और इन सब लोगों ने हमारे फ्लाइट का कराया, बिकॉज उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा था। इनफैक्ट ऐसे भी दिन आए कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया, क्योंकि खाना खा लेंगे तो पैसे नहीं बचेंगे टैक्सी के। तो सीन ये भी हुआ, ये कपड़े वगैरह जो थे वो सब चोरी हो गए थे, तो वो भी एम्बेसी ने दिए हमें। तो इट वाज ए टोटली पेनफुल एक्सपीरियंस जो भी हुआ है। ओके, फाइनली क्या भारत सरकार की तरफ से किस तरह का सहयोग जो उम्मीद की थी उस तरह की मिली है, या अब क्या कुछ कहना चाहोगे आप सरकार से, क्या मांग रखना चाहोगे? सहयोग का यस, मैं बिल्कुल थैंक यू करना चाहूँगा। गवर्नमेंट से ने पूरे, जब बात उन तक पहुंची, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। इनफैक्ट वो तो ईरान का ही सिस्टम है, थोड़ा स्लो रहता है, बट यस, एक मेरी अपील है गवर्नमेंट से, सो दैट वी कैन हेल्प द अदर सीफेयर्स, कि जो भी इस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जो क्रू को अबेंडन कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं खाली, कि भाई उनका खाना पानी या कुछ भी नहीं देख रहे, जब हम फंस गए तो ऐसे, तो एटलीस्ट दे शुड कम्युनिकेट। और कुछ गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि एटलीस्ट इन जो इस टाइप के ऑपरेटर हैं उनको हाईलाइट करके, हमारी जो यहाँ से आरपीएसएल कंपनीज हैं उनको गाइडलाइंस इशू करे कि हमारा कोई भी इंडियन सीफेयर्स उनके लिए काम ना करे, उनके लिए इनफैक्ट बैन कर दे, हाईलाइट कर दे उनको, या फिर ब्लैक लिस्ट कर दे, जो भी वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ प्रोसीजर बनाए जिससे आगे जो हमारे जो सीफेयर्स हैं उनको कोई। पटना से आई है राजनीतिक खबर। पटना में जनता दल यूनाइटेड के नेता उमेश कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफा देने पर प्रतिक्रिया दी। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई व्यक्ति 14 दिन तक 2 सदनों का सदस्य नहीं रह सकता, इसलिए नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया। और उन्होंने यह भी कहा कि जब से निशांत की पार्टी में गतिविधियां बढ़ी है, पार्टी के लोगों में उत्साह बढ़ा है और निशांत हमारी पार्टी का भविष्य है। और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा के सवाल पर उन्होंने कहा है कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सही समय आने पर इस पर जानकारी दी जाएगी। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में जिज्ञासा और चर्चा तेज हो गई है। एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है, सभापति ने स्वीकार भी किया। संवैधानिक व्यवस्था के तहत कोई व्यक्ति 2 सदन का 14 दिन के अंदर में त्यागपत्र देना है, 2 सदन का सदस्य नहीं रह सकते, तो इसकी वजह से उन्होंने त्यागपत्र दिया है, समझे। और विशेष जो है, आप सब जानते ही
विशेष रूप से हम लोग माने जो पार्टी का जो है, चाहे जो भी सरकार की है, उसके बारे में हम लोग ब्रीफ करेंगे जो आप पूछना चाहते हैं। कार्यकर्ता नाखुश है, किनकी कार्यकर्ता? जदयू के कार्यकर्ता जेडीयू के कार्यकर्ता नाखुश नहीं। जब से निशान जी का जेडीयू में गति से मैंने बढ़ा है, पार्टी में वो देख रहे हैं, लोगों से, हमारे जिला अध्यक्ष से और प्रखंड अध्यक्ष से बारी बारी से मिल रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी की गतिविधि, संगठन के जानने की प्रयास कर रहे हैं। तो जब से वो आए हैं पार्टी में, उनकी गतिविधि बढ़ी है निशान जी की, तब से लोगों में उत्साह बढ़ा है और वो कल का भविष्य है, हमारे पार्टी के भविष्य निशान जी। तो जेडीयू में तो कोई ऐसा कार्यकर्ता में नाखुश ऐसा नहीं। हाँ, ये बात सही है कि हमारे नेता के निर्णय जो हमारे नेता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके निर्णय से लोगों में थोड़ा क्षुब्ध हुआ था, लोगों में तकलीफ हुई थी कि वह जो कई दशक तक के जो है कई विधानसभा और राज्यसभा के सदस्य भेजते रहे हैं, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री के पद से जो उन्होंने जो छोड़ने का विचार मन बना लिए हैं, तो इस पर लोगों की नाराजगी हुई थी। लेकिन निशान जी से आने से, निशान जी की गतिविधि पार्टी में जब हो रही है, तो लोगों में मानिए कि जब हमारा कार्यकर्ता में एक अलग सा चमक है, एक अलग सा उत्साह है। नीतीश को सीएम पद से भी इस्तीफे दे देंगे हम? अरे भाई, इसके बारे में अब जल्दीबाजी क्यों है? जब समय होगा तो हम लोग बताएंगे, समझे। 10 तारीख से पहले राज्यसभा सांसद पर हाँ, तो शपथ लेना है तो हमारे नेता लेंगे शपथ। उसमें तो जो लोग हमारे जो एनडीए घटक दल के पांचों जो हमारे राज्यसभा नेता गए हैं, समझे नहीं, ये तो गौरव के लिए बात है ना बिहार के लिए कि 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से चुने गए हैं राज्यसभा के लिए और यहाँ से लड़े। शपथ से पहले क्या इस्तीफा दे देंगे? नहीं, आपको इस पर शपथ। हाँ, सर, क्या निशान जी को कोई पद मिलने जा रहा है? निशान जी तो पार्टी में उनकी गतिविधि बढ़ गई। हर रोज आप देख रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, वह पार्टी की गतिविधि को जान रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी के भविष्य। दिल्ली से आई है सियासी बयानबाजी की खबर। दिल्ली में बसपा नेता मनन कुमार मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनर्जी बयान पर पलटवार किया है। मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि जहां बसपा की सरकार होती है वहां लोग नॉनवेज नहीं खाते। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि बिहार में भी मिलीजुली सरकार है और बसपा ने कभी भी इस तरह की कोई पाबंदी की बात नहीं कही। उन्होंने कहा है कि जिससे नॉनवेज खाना है वह खा सकता है और जिससे नहीं खाना है वह नहीं खाए, पूरी आज़ादी है। और बसपा नेता ने ममता बनर्जी के बयान को अनाप शनाप बताते हुए आरोप लगाया कि वे लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बसपा की सरकार आने वाली है। इस बयान के बाद एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और इस मुद्दे पर राजनीति माहौल गरमाने का असर है। अंडे, फिश ये सब खाने पर रोक लग जाएगी? क्यों, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ नॉन वेज लोग नहीं खाते हैं। बिहार में भी मिलीजुली सरकार है और भी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार है, आज भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि नॉन वेज नहीं खा सकते हैं। जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है नहीं खाए, पूरी आजादी है। ये सब अनाप शनाप बात जो है सो ममता बनर्जी अब लोगों को बरगलाने के लिए कह रही हैं, चूंकि वो जानती हैं कि अब उनकी सरकार, उनका चैप्टर खत्म होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छे ढंग से आने वाली है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है वहाँ पे बहुत से रोहिंग्या बांग्लादेशी उनको बाहर की है। कांग्रेस की सरकार ने बांग्लादेशियों को इनकरेज करके उनको ला के बसाया था वहाँ। अब ये सरकार, अब जो हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आगामी 5 साल में और भी व्यापक सुधार होगा और इनको बाहर। पश्चिम बंगाल से आई है एक अहम राजनीतिक बयान की और खड़गपुर में बसपा नेता दिलीप घोष ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। दिलीप घोष ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में किसी का विकास नहीं हुआ है
और लोगों को रोजगार के लिए राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। उन्होंने यहाँ भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ भी राज्य के लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। बसपा नेता ने कहा है कि बाहर जाकर काम करने वाले यही लोग भविष्य में बंगाल के बदलाव लाएंगे और अपने अधिकार खुद हासिल करेंगे। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज होने की संभावना है। देखिए, बंगाल में संख्यालघु समाज पीड़ित है, आदिवासी, कुर्मी, सबके साथ इन लोगों ने ऐसा ही किया है। किसी का विकास नहीं हुआ है और सबको बंगाल छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है कमाई के लिए। तो वही लोग ही जिन्होंने जिनको अत्याचार हुआ है, जिनको वंचना किया है, इन्हीं लोगों ने बंगाल का परिवर्तन करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का जो गरीब कल्याण योजना का लाभ कहीं नहीं मिलता इन लोगों को, क्योंकि ममता बनर्जी का सरकार बीच में है। उसको हटा के ही लोग अपना अधिकार को लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी का झूठ बोलने का आदत है, वो हारने के बाद सुधर जाएगी। অভিষেক ব্যানার্জি বলা হয় কি মুর্শিদাবাদ সন্দেশখালী ডেঞ্জার বিজেপি প্রজেক্ট বেঙ্গল উইথ ও নাইট ইন মুর্শিদাবাদ বিজেপি হ্যাভ ডেভেলপড 3 এজেন্ট অধীর রঞ্জন চৌধুরী টু মিসলিড পিপল, হুমায়ুন কবির পয়জন মাইন্ড एंड फैनिश कुमार टू डिलीट लैक ऑफ जेन्युइन वोटर। देखिए, मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। एक बार लोग बांग्लादेश से भाग के इधर आए, फिर यहाँ से दूसरे जिला में पलायन हो रहा है। तो वहाँ का हिंदू जानते हैं किस स्थिति में है। किसी एजेंट की जरूरत है, वहाँ के हिंदू ही ममता बनर्जी को हराएंगे। बोला है कि बीजेपी इंसल्ट बंगाली कल्चर, बंगाली लैंग्वेज, they transferred many officials, they removed the officer who were working in Bengal. The BJP brought officer from the state. ममता बनर्जी सरकारी कर्मचारी को चोरी करना सिखा दिया है और बोला है जो चाहे लूटो हम हैं, और बंटवारा चल रही धनों की। बंगाल के लोगों का, यहाँ का ऑफिसर का जो बदनाम ममता बनर्जी ने की है, इसके पहले कोई नहीं किया है। और जो उनके साथ दिया भ्रष्टाचार में, हिंसा में रहा, उसको लेकर चुनाव नहीं होगा। बहुत लोगों को ऐसा होने वाला है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी महिलाओं को घूस देकर ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए हैं, ये सिर्फ सरकार का झूठा केस सजाने के लिए और बंगाल को कलंकित करने के लिए। कौन झूठा है वो चुनाव के बाद पता चलेगा, सब जगह जवाब मिलेगा। बीजेपी का साफ जैसा है, मौका मिलने की दमता है, बीजेपी बांग्ला विरोधी सकते हैं। बाकी के लोगों को खत्म किया हमने कांग्रेस सीपीएम का, अब बारी है टीएमसी की। 4 तारीख को सब साफ हो जाएंगे। ये सब बोल के क्या होगा? कोर्ट भी सब पक्षपाती तो करता है, चुनाव कमीशन भी करता है, राष्ट्रपति भी। तो क्यों ऐसा होता है उनके साथ? आप उल्टा सीधा काम करेंगे, लोग कोई साथ नहीं देगा। कानून व्यवस्था देखिए, संविधान देख के राजनीति करिए। मारामारी करना है, क्या करना है? सब लूटने में लगे हैं। कोई पार्टी संगठन कुछ नहीं है, विचारधारा नहीं है। आईपैक पार्टी चला रही है, तो अब जाने का समय हो गया। दिल्ली से आई है एक अहम प्रशासनिक खबर। दिल्ली में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने जनगणना 2027 को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान एकत्र किया गया व्यक्तिगत डेटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा और जनगणना अधिनियम 1948 के धारा 15 के तहत इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया है कि इस डेटा तक ना तो सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के तहत पहुंच बनाई जा सकती है और ना ही अदालतों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जनगणना प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि दिल्ली समेत कई राज्यों में स्वगणना की अवधि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेगी। इसके बाद 16 अप्रैल से 15 मई तक हाउस लिस्टिंग का कार्य किया जाएगा। पहले चरण में घरों की स्थिति, सुविधाओं और संपत्तियों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, जबकि दूसरे चरण यानी जनसंख्या जनगणना में व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय पहलुओं के साथ साथ प्रवासन और प्रजनन में से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी। कि जनगणना की प्रक्रिया चल रही है। जनगणना की तैयारियां अब अग्रिम अवस्था में पहुंच चुकी है।
और अब से कुछ एक दिन में ही फील्ड का कार्य प्रथम चरण, जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, उसका फील्ड का कार्य कई राज्यों में प्रारंभ होने जा रहा है। तो आज की इस वार्ता में आपको इन तैयारियों के संदर्भ में जानकारी देंगे। जनगणना एक बृहत कार्य है, संभवतः बृहत्तम कार्य कहा जाए। इसमें केंद्रीय स्तर पे और राज्यों के स्तर पे, संघ शासित प्रदेशों के स्तर पे विशद तैयारी चलती है। उन सारे तैयारियों की जानकारी आपको देंगे। कई जानकारी आपके पास पहले से है। जैसा कि आप जानते हैं, जनगणना 2 चरणों में संपन्न होती है और इस बार आंकड़ों का संग्रह डिजिटल माध्यम से किया जाना है। उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही जनगणना की पृष्ठभूमि की भी जानकारी, संवैधानिक व्यवस्था, वैधानिक आधार आदि के संदर्भ में भी आपके समक्ष जानकारी रखेंगे। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। जैसा कि आपको जानकारी है, जनगणना संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत, जिसमें संघीय सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूचियों का उल्लेख है, उसमें संघीय सूची के अंतर्गत आता है और संघीय सूची में क्रमांक 69 पे उल्लिखित है। जनगणना की पूरी प्रक्रिया जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के अंतर्गत संचालित होती है। जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 जनगणना करने की पूरी प्रक्रिया का वैधानिक आधार प्रदान करते हैं। जनगणना अधिनियम में एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन 15। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से बहुजन समाज पार्टी ने 21 मार्च को एक अहम बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती करेगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश की स्टेट और जिला कमेटियों के पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में संगठन की जमीनी मजबूती और आर्थिक स्थिति को लेकर गहन मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी के विस्तार और आगामी चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। पदाधिकारियों से उनके कार्यों की रिपोर्ट भी ली जाएगी और भविष्य की राजनीति पर भी विस्तार से चर्चा होगी। यहां अहम बैठक लखनऊ के 12 मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित होगी, जो सुबह 11 बजे से शुरू होगी। फिलहाल सभी की नज़र इस बैठक की पर टिकी है, जहां से पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर को देखते रहिए होम टीवी भारत।